मूवीज देखना तो हम सभी को पसंद है, बट क्या आपको पता है इन मूवीज को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है उसका फिल्म स्टूडियो। क्योंकि फिल्म स्टूडियो के अंदर एक हिडन कंट्रोल सिस्टम होता है जहां से सब चीजें कोऑर्डिनेट हो रही होती है। चाहे मूवी में कैसे एक्शन होगा, किस तरीके से सारे सीन्स स्क्रीन प्ले होंगे, ये सभी चीजें वहीं पर डिसाइड होती है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर भी एक सीक्रेट फिल्म स्टूडियो होता है। जब भी हमें कोई चीज जल्दी एक्ट करना होता है या क्विक रिएक्शंस देना होता है तो इसको हैंडल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। बट जैसे कि मूवीज में भी हर सीन एक एक्शन सीन नहीं होता, उसी के लिए स्टूडियो में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, लाइक स्लो एंड स्टडी एडजस्टमेंट। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ क्वाइट स्टडी वर्कर्स होते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं और जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। ये कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं हमारी ग्रोथ को, मूड को, मेटाबॉलिज्म को, इन सभी को। तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम की स्पीड और हमारे हॉर्मोन्स का स्लो मैजिक, ये दोनों मिलकर चलाते हैं एक सीक्रेट शो जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारे इसी सीक्रेट फिल्म स्टूडियो के बारे में, क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का असली क्लाइमैक्स। हम जब भी पेन से कुछ लिख रहे होते हैं या फिर हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें क्या आपने कभी सोचा है एक्चुअली में हो क्या रहा है हमारी बॉडी के अंदर? वेल स्टूडेंट्स, इन सभी के पीछे साइंस है, ओके, और उसी साइंस को आज हम यहाँ पर इलैबोरेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, ये सभी क्या करते हैं, अपने आसपास होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही इस पर्सन ने इस प्लांट को टच किया तो प्लांट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यहाँ पर इसकी लीव्स फोल्ड होना स्टार्ट हो गई। ओके, तो जो टच था वो स्टिमुलस था। तो स्टिमुलस क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज दैट अकर्स इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इंड्यूसेस अ रिएक्शन इन द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ प्लांट का? उसकी लीव्स फोल्ड होना स्टार्ट हो गई। अब हम इस चैप्टर के अंदर एम्फेसिस देंगे ऑन द टॉपिक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड द प्लांट्स पे। तो सबसे पहले ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि हम ह्यूमन सबसे एडवांस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए हमारे अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहली चीज हो गया नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है, ये हमें एक्शन करने में, बिहेव करने में, थिंक करने में, इन सभी में मदद करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो स्लो मैसेजेस यहां पर रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, वो रिलीज करता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग आवर नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द न्यूरॉन। सो न्यूरॉन को हम बोल सकते हैं एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इस न्यूरॉन का डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसकी लेबलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा। अब इस न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की। उस सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं सेल प्रोसेस, और उस सेल प्रोसेस का नाम है डेंड्राइट। ओके, तो ये डेंड्राइट क्या करता है? इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन या इंपल्स को ये रिसीव करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन फर्दर यहां पर जाएगी थ्रू अनदर सेल प्रोसेस एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जिन पॉइंट्स पे यहां पर प्रेजेंट नहीं होती उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ओके, और ये जो न्यूरॉन है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन यहां पर हमें दिख रहा है। अब इस एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसको नर्व एंडिंग्स कहा जाता है या फिर टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया डेंड्राइट ने, यहां पर उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई, फिर फर्दर इस माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से यहां पर आयंस के एक्सचेंज के थ्रू फर्दर यहां पर पास ऑन हो जाती है। बट जैसे ही वो न्यूरॉन के एंडिंग पे पहुंची तो अगले न्यूरॉन तक कैसे जाएगी? दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते,
उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो जंक्शन है जहां पर दोनों न्यूरॉन मिल रहे हैं उस जंक्शन को बोला जाता है एज बाय द नेम ऑफ साइनेप्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम यहां पर समझेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स। ये हम एक्सॉन देख पा रहे हैं और ये डेंड्राइट है अगले न्यूरॉन का। तो यहां पर ये जो जंक्शन क्रिएट हो रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल एज साइनेप्स। तो अब यहां पर क्या होगा, एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन यहां तक अभी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आई वो इंफॉर्मेशन यहां पर आकर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो एक्सॉन एंडिंग होती है या नर्व एंडिंग होती है या टीलोडेंड्रिया होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनके अंदर वो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उस केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहां पर रिलीज होंगे, ये रिलीज होंगे इस गैप में जो कि इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में है। और फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड कहां से करना होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिसेप्टर्स से बाइंड हो जाएंगे जो कि प्रेजेंट है डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन पे। ओके, सो द नर्व इंपल्स इज कैरीड ओवर दिस स्मॉल गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूरॉन्स बाय मींस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज हमें यहां पर समझनी है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ही हम यहां पर इसको टच कर रहे हैं सो सडनली वी विथड्रॉ आवर हैंड। सिमिलरली अगर हम हमारे हाथ में कोई नीडल रखते हैं और वो हमें चुभ जाती है तो हम एकदम से हाथ ऐसे हटा लेते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसके अंदर यूजुअली हमारा ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता बट ब्रेन को इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कौन करने वाला है, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस जनरली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर फिर प्रोसेस कौन कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, इट इज द स्पाइनल कॉर्ड विच इज द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां पर उसी के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्स आर्क को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क वो शॉर्टेस्ट रूट है जो कि कोई एक इंपल्स या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्सन ने इसको टच किया, सो यहाँ पर इसकी स्किन के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। ओके, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को सेंस कर लेंगे। उन सेंस्ड इंफॉर्मेशन को फर्दर कौन लेकर जाएगा, इट वुड बी द सेंसरी न्यूरॉन। और ये सेंसरी न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर जा रहा है, इट इज कैरिंग इट टू द स्पाइनल कॉर्ड जहां पर इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी कि अब हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो जो रिएक्शन है उसको लेकर कौन आ रहा है, द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फर्दर यहां पर हमारे मसल सेल तक उस इंफॉर्मेशन को पास करेगी और हम हमारा हैंड विड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें यहां पर देखना है दैट इज गोइंग टू बी द इफेक्टर मसल जो कि एग्जैक्टली हमें हेल्प कर रही है इन द एक्शन टू द थिंग। ओके, अब यहां पर हम फर्दर अगर हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उससे एसोसिएटेड वायर्स या उससे एसोसिएटेड और दूसरी चीजें जैसे कि माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, इसमें आता है हमारा ब्रेन विच इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड it includes the spinal cord which is present enclosed inside the vertebrae. Okay, vertebral column जो होती है वो इसको क्लोज करे हुए रहती है और जो हमारा ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड रहता है with the bony box that is what we call as by the name of cranium. अब अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा एक और सिस्टम आता है दैट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये सब काम कैसे पॉसिबल होता है, विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स। ओके, तो क्रेनियल नर्व्स होती है जो कि ब्रेन से आ रही होती है जो इंफॉर्मेशन को फर्दर लेकर जाएगी और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती है वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करके हमें कोई भी एक फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करती है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग आवर ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। इस ब्रेन में फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन और ये हमारी इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे
टेस्ट और स्मेल रिलेटेड रिफ्लेक्सेस में मदद करता है या इम्पल्सेस में मदद करता है उनको कैरी करने में। ऑल्सो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे इमोशंस से भी रिलेटेड होता है, हंगर से रिलेटेड होता है कि हमें कितनी भूख लगती है कितनी नहीं लगती है, और ये हमारी थर्स्ट को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे हाइपोथैलेमस से यहाँ पर एसोसिएटेड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमें इसकी सिर्फ यहाँ पर लोकेशन याद करनी है क्योंकि ये बाद में काम आएगा, बट इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन और फोर ब्रेन वी कैन से। तो हमारे फोर ब्रेन में कौन कौन इंक्लूड होगा? सेरेब्रम एंड द हाइपोथैलेमस। बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन की, तो जो हमारा मिड ब्रेन है वो हमारे ईयर और आईज से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस को कंडक्ट करने में मदद करता है। ओके, और वो उनकी इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है सेरेब्रम तक ताकि वहां पर प्रोसेसिंग हो और फिर फर्दर हम एक्ट कर पाए। इसके बाद में अगर हम बात करें हमारे हाइंड ब्रेन की, सो हाइंड ब्रेन में फर्स्ट पार्ट हम देख पा रहे हैं पॉन्स, ब्रीदिंग सेंटर ये कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेरेबेलम, ये हमें बॉडी पॉस्चर बैलेंसिंग में मदद करता है, प्रिसीजन में मदद करता है, जैसे कि हम बोलते बोलते खाना भी खा पाते हैं, सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेरेबेलम। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये आपके कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने में मदद करता है या उनको रेगुलेट करता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस मतलब कि आपके हार्ट से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इन सबको वो रेगुलेट करने में मदद करता है। ऑल्सो इट इज एसोसिएटेड विद सलाइवेशन, वॉमिटिंग एटसेट्रा। ओके, सो ये तीनों हो गए हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट। अब हम बात करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से हमारी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। हमारी जो वर्टिब्रे होती है स्टूडेंट्स वो एक सिंगल वर्टिब्रे कुछ ऐसे शेप की होती है, तो इसमें यहाँ पर बीच में एक कैविटी काइंड ऑफ होगी जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन में कंट्रीब्यूट करना। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर बात करनी है इट इज अबाउट हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो ठीक है, हमने समझा कि जो न्यूरॉन्स है वो इंफॉर्मेशन को फर्दर पास ऑन कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो एक्शन होगा वो कैसे होगा? तो जो एक्शन होता है वो सेल्यूलर लेवल पे होता है और इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जिससे कि हमारी मसल्स का शेप चेंज होता है, और असली में जो एक्शन होता है वो इन्हीं की वजह से हमें यहाँ पर दिखता है। क्यों? क्योंकि उन प्रोटीन्स ने नया अरेंजमेंट बना लिया होता है जिससे कि मसल सेल्स का एक अलग ही फॉर्म हमें देखने को मिलता है, शॉर्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे नर्वस टिश्यू एक्शन कॉज करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे अंदर मिलने वाले एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बना होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं केमिकल मैसेंजर्स विच आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और ये ट्रैवल करते हैं जब तक इनको इनका टारगेट सेल या फिर टारगेट साइट नहीं मिल जाती। तो अब ये पहचानते कैसे हैं? टारगेट सेल पे प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर जो कि इस हार्मोन को बाइंड करने में वहां पर मदद करता है। फिर ये हार्मोन जब वहां बाइंड हो जाता है तो ये वहां पर अपना एक्शन करके आता है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें हमारी एनसीईआरटी में गिवन है जिनको हमें पढ़ना है और उनके हार्मोन्स को भी हमें पढ़ना है, वो है कुछ इस तरीके से। अगर हम यहां पर बात करें तो हमें हाइपोथैलेमस की लोकेशन पता होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि फर्दर जाकर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो आगे जाकर और दूसरे ग्लैंड्स को प्रमोट करे या इनहिबिट करे हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। ओके, उसके बाद में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें हमें इंपॉर्टेंटली मेंशन्ड है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर डिवीजन परफॉर्म करके हमारे टिश्यूज को ग्रो करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, मतलब आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है जब आप कोई एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है।
उसके बाद में नेक्स्ट है पेनक्रियाज। सो जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। मतलब अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इंसुलिन गाइड करेगा कि वो शुगर हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसको यूज़ कर ले ताकि वो रेस्पायर कर पाएँ और शुगर का अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, इट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है एड्रीनलिन। ये एड्रीनलिन सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशंस लाइक फियर, फाइट एटसेट्रा। सो उस टाइम पे हमारी हार्ट रेट, हमारी ब्रीदिंग रेट, इन सभी को रेगुलेट करने का काम एड्रीनलिन के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम मेल्स में बात करें, सो इट इज टेस्टिकल और टेस्टीज जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। ऑल्सो ये टेस्टोस्टेरॉन मेल गैमीट्स के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। फिर अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी फीमेल में मिलती हैं और ये सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करती है इन केस ऑफ फीमेल्स। ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें पढ़ना होगा रिगार्डिंग द फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि प्रमोट या इनहिबिट करेगा किसी हार्मोन के सिक्रीशन को। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है तो वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे सेल्स को गाइड करता है कि वो ग्लूकोज को अपटेक करें। वो ग्लूकोज अपटेक करते हैं तो उसके बाद में हमारे ब्लड के अंदर अल्टीमेटली जो शुगर का अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो अब पेनक्रियाज के पास इंस्ट्रक्शन जाता है कि अब उसे इंसुलिन सिक्रीट नहीं करना है, तो ये उसके सिक्रीशन को स्टॉप कर रहा है। इस वजह से हम इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करें रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, बस ये अपने एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से, मतलब कि हार्मोन्स की मदद से बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, ऑल्दो वो लोकोमोशन नहीं शो कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट वो अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स के मूवमेंट है वो दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिक और डायरेक्शनल, ग्रोथ डायरेक्टेड मूवमेंट होते हैं, और नास्टिक और नॉन डायरेक्शनल जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर हमने फर्दर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट देखा था फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। जैसे कि हम यहाँ पर बेंडिंग ऑफ स्टेम देख पा रहे हैं टूवर्ड्स द लाइट, सो इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पर। ओके, बिकॉज इट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है यहाँ पर, लाइट है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर स्टिमुलाई है ग्रेविटी। तो जियोट्रॉपिज्म हो गया। अब जो रूट्स है प्लांट की वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, जबकि जो स्टेम है वो अवे ग्रो कर रही है। तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है और जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कीमोट्रॉपिज्म, तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इस पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेम प्लांट के स्पीशीज का है या नहीं, तभी जाकर ये पोलन ट्यूब डेवलप होती है और तभी जाकर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये भी एग्जांपल है पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब आप यहाँ पर देखिए वाटर जहां पर अवेलेबल है रूट्स उधर ही ग्रो कर रही है, यहां पर वाटर का सोर्स अवेलेबल है तो रूट उधर ग्रो कर रही है, तो ये शो कर रही है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में लास्टली हमने डिस्कस किया अबाउट द थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अगर हम क्लाइंबर्स की बात करें, क्लाइंबर्स जिनमें वीक स्टेम होती है, उनको जहां पर सपोर्ट मिलता है तो उनके जो टेंड्रिल्स है उसी सपोर्ट के टच के अराउंड वो वहां पर ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म यहां पर शो कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें नास्टिक और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की, तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं टच मी नॉट प्लांट का, जो कि सीज़मोनास्टिक मूवमेंट शो करता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, जैसे ही हम टच करते हैं तो कोई एक केमिकल वहां पर अंदर ट्रांसफर होता है बेस ऑफ द लीफ पे, और उसकी वजह से वाटर लॉस होता है या टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है, जिससे कि लीव्स फोल्ड हो जाती है। ओके, सो ये हुआ नास्टिक और द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन केस ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद में हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग द प्लांट हार्मोन्स और द फाइटो हार्मोन्स। ये दो तरीके के होंगे। फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी ग्रोथ प्रमोटर्स, सेकंड इट इज गोइंग टू बी ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और इनहिबिटर्स जो रोक रहे हैं। प्रमोटर्स में सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की स्टेम या रूट
उसको ग्रो करने में मदद करता है, मतलब ये टिप ऑफ द प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कह रहे हैं। तो स्टेम भी ग्रो करेगी फ्रॉम द टिप और रूट भी ग्रो करेगी फ्रॉम द टिप। उसके बाद में जिब्रेलिन जो है वो स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को भी ये मेंटेन करने में मदद करता है, और सीड की डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी क्या होती है? जब सीड इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, जब वो जर्मिनेट नहीं होती, तो जिब्रेलिन की मदद से वो जर्मिनेट हो सकती है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करने में मदद करता है प्लांट्स के सेल की, ऑल्सो ये भी डॉर्मेंसी को ब्रेक ही करता है। उसके बाद में हम बात करें ग्रोथ इनहिबिटर की, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये पर्टिकुलरली क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करता है ताकि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ये डॉर्मेंसी कॉज करता है, मतलब सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। उसके बाद में लास्ट है इथाइलिन, ये फ्रूट्स को राइपन अप करने में मदद करता है। ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइंग एंड सेनेसेंस ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट। ओके, सो इसी वजह से ये दोनों क्या हैं? ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये था एक क्विक रिकॉल ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको वीडियो पॉज करना है और आपको सॉल्व करने हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के ये क्वेश्चन विच आर एज फॉलोज। ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे हैं, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, और इनके सोल्यूशन लेकर आएंगे हम अपकमिंग सेशन में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।